ज्यों ज्यों ट्रेन गांव के समीप आती जा रही थी, मेरे मन को कई तरह के ख्याल सता रहे थे। पूरे 20 वर्ष गांव लौट रही हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करके और कुछ दिन नौकरी में गुजार कर। क्या अब भी वैसा ही होगा मेरा गांव? वैसी ही पगंडियां, खेत, कुएं, बावड़ी, नदी और बसवाए। बसवाड़ी का स्मरण आते ही मैं भय से सिहर उठी। अरे, वहां तो चुड़ैलें रहती थी। क्या अब भी वहां होगी? गांव से बाहर की तरफ गढ़ियां थीं, जिनमें बरसात का पानी भरा रहता था। उन गढ़ियों के आसपास बसवाएं उगी थी, शायद उन गढ़ियों की नमी की वजह से। गढ़ियों का पानी जहां शौच के बाद सफाई के काम आता था, वही बसवाड़ी के मोटे मोटे बांस, उनकी पतली पतली कैनियां और पत्ते मिलकर ऐसा घना झुरमुट बनाते कि वहां गंवई स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित रहती, अर्थात वहां वे निश्चिंत होकर शौच कर सकती थी। सुबह को फटने से पहले और शाम को अंधेरा होने के बाद स्त्रियां झुंड में, तो कभी अकेली भी बसवाड़ी हो आती थी। तब आजकल की तरह घर घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। गांव के लड़के अक्सर गर्मी की दोपहरिया में गढ़ियों तक जाते, वहां सीधली और गिरई मछली पकड़ते, बांस के पत्ते को जलाकर भूनते और खा पी कर थोड़ी ही दूर पर स्थित नदी में नहा धोकर लौट आते। कभी कभी वे ढीह बाबा तक जाते और बाग बगीचों से तोड़े कच्चे पक्के फल फूल चढ़ाकर लौट आते। लड़कियां अपनी दोपहरिया गोटी खेलकर, एक दूसरे की ढील हेरकर या फिर इधर उधर की बातें करते काटती। गांव में एक ही प्राइमरी पाठशाला थी, जो बरगद के पुराने घने पेड़ के नीचे लगती थी। बच्चे घर से बोरा, पटरी व खड़िया लेकर वहां जाते। पटरी को रोज ही कोयला घिसकर चमकाया जाता था। उस पर लाइन खींचने के लिए दूधिया पानी तैयार होता, जिसमें मोटा डोरा डालकर उससे लाइनें खींची जाती। फिर नरकट की कलम या सूखी दूधिया से बनाकर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता। पाठशाला में एक ही मास्टर थे जिनका नाम तोरमा शंकर था, पर बच्चे उन्हें यमराज कहते। तवे की तरह काले, लंबे चौड़े, लाल आंखों और बड़ी बड़ी मूंछों वाले मास्टर साहब जब अपने उजले लंबे दांत निकालकर हो करके हंसते, तो अधिकांश बच्चे जांघिए में ही पेशाब कर देते। वे मारते भी बहुत थे। उनके हाथ में हमेशा हरी छड़ी रहती, जो पेड़ की ताजा टहनी से बनी होती, जिसकी मार से निशान तो नहीं पड़ता था, पर उसके लगते ही बच्चे को मिर्गी का दौरा सा पड़ जाता। अरे माए, अरे दादा, अरे बाप की पुकार मच जाती। स्कूल में जब मास्टर जी नहीं रहते या फिर कहीं जाकर गपिया रहे होते, हम बच्चे खूब हो हल्ला करते, तमाम बातें करते, जो आगे बढ़कर चुड़ैलों तक पहुंच जाती। एक लड़की जो 12 साल की थी और जिसकी शादी भी हो चुकी थी, हम लोगों के साथ कक्षा 2 में पढ़ रही थी। उम्र के हिसाब से वह सयानी भी थी। एक दिन उसने बताया कि उसके दादाजी के पास रोज एक चुड़ैल औरत बनकर आती है और मल का उपटन व पेशाब का तेल लगाकर चली जाती है। एक लड़का बताता था कि उसने चुड़ैल देखी है, सामने वाले सिमर के पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ रही थी। ऐसे अनगिनत किस्से। मैं डर के मारे कांपने लगती। घर पहुंचकर दादी की गोद में छिप जाती। थोड़ी देर के बाद पूछती, दादी क्या चुड़ैल होती है? दादी कहती, होती है न। फिर एक घटना सुनाती। एक बार मेरी मौसी मूर्ति, जिन्हें गांव के लोग मूर्तियां कहते थे, को आधी रात को ही बसवाड़ी जाने की जरूरत महसूस हुई। वे बड़ी निडर थी, अकेली ही निकल पड़ी। बसवाए होकर वे नदी के किनारे से वापस आने लगी, तो देखा कि एक बड़ी सी रोहू मछली वहां रेत में पड़ी है। मौसी का मन ललचा गया। वे उसे पकड़ने लगी, तो मछली उछलकर आगे चली गई। मौसी भी बढ़ी, फिर आगे मछली, पीछे मौसी। आखिर में मछली पानी में चली गई। मौसी समझ गई कि यह मछली नहीं, कुछ और है, पर वे बिना डरे और मुड़े सीधे घर की तरफ चली तो पीछे से किसी के नाक से बोलने जैसी आवाज आने लगी, ए मुरतिया रोहू खईबे लोहू। मौसी ने पलटकर नहीं देखा, वरना जान से चली जाती। मैंकबे लोहू। मौसी ने पलटकर नहीं देखा, वरना जान से चली जाती। मैं डर कर पूछती, दादी वो मछली क्या चुड़ैल थी? दादी कहती, नहीं, बुढ़वा था। जो लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं वो बुढ़वा बन जाते हैं। जब तुम्हारे पैर में नदी के किनारे लिबलिबा लिजलिजा सा कुछ चिपकने लगे, तो समझ लेना बुढ़वा पकड़ रहा है। मैं चीख कर रोने लगती, तो माँ आकर दादी को डांटती, क्यों बच्ची को डराती है? मैं इसे अपने भाई के घर भेज दूंगी, यहाँ रहकर बर्बाद हो जाएगी। फिर दादी और माँ में झगड़ा शुरू हो जाता और मैं भागकर बुआ के पास जाती, तो वह भी चुड़ैलों के बारे में अपने अनुभव सुनाने लगती। अंततः माँ ने मुझे पढ़ने को शहर भेज दिया। हाई स्कूल पास करने के बाद जब मामा के साथ गांव लौटी, तो बहुत कुछ बदला हुआ था, पर चुड़ैलें और उनकी कहानियां उसी प्रकार थी। एक दिन मैं बसवाड़ी की तरफ दोपहरिया में कुछ लड़कियों के साथ निकल गई, तो धूप लग गई। लौटते तेज बुखार हो गया। बस क्या था, सारा गांव इकट्ठा हो गया। सबको संदेह था कि अवश्य ही मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है। सुंदर सयान लड़की देख ललचाई गई होगी।
फिर सोखा चाचा बुलाए गए। सोखा गांव का वह मर्द प्राणी होता था जिससे चुड़ैलें भय खाती थी, जिसकी जरूरत गांव के किसी भी घर को पड़ सकती थी। इसलिए सोखी को अनाज कटाई के समय ही सभी घरों से पर्याप्त अनाज दे दिया जाता था, जिसे सोखीती कहते थे। सोखा को बुलाया जाता देखकर मामा मेरे पास आए और बोले, देखो बेटा, कुछ भी हो जाए तुम हाथ पैर मत पटकना, बकझक मत करना, चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती, तुम्हें लू लगी है बस। सोखा चाचा ने मुझे अपने सामने बैठाया और मंत्र पढ़ने लगे, फिर हाथ पैर पटकने लगे, पर मैं बैठी मुस्कुराती रही, क्योंकि सोखा चाचा के ठीक पीछे मामा खड़े थे और मुझे धैर्य रखने के इशारे कर रहे थे। बड़े घर की लड़की थी, इसलिए मुझे न तो लाल मिर्ची की धूनी दी गई, न मारा पीटा गया, वरना गरीब घरों की स्त्रियों को सोखा चाचा मारते पीटते थे, लाल मिर्ची की धूनी देते थे। एक बार पड़ोस की मीना दीदी के गाल को उन्होंने चिमटे से दाग दिया था। हटे कट्टे मर्द सोखा की मार से चुड़ैलें त्राही त्राही करती भाग खड़ी होती थी। शहर लौटने पर मैंने मामा से पूछा, चुड़ैलें औरतों को ही क्यों पकड़ती हैं, मर्दों को क्यों नहीं पकड़ती? मामा मुस्कुराते हुए बोले, अब ये भी पूछ कि मर्द ही सोखा क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं? मैंने उत्सुकता से पूछा, हाँ मामा बताओ ना। मामा बोले, सबसे पहले ये जान ले कि भूत प्रेत चुड़ैल सब भ्रम है, भय है भूत। अच्छा ये बता, हिंदी में भूत, अंग्रेजी में पास्ट का क्या मतलब है? बीता हुआ न, जो बीत गया, गुजर गया यानी खत्म हो गया, वह वापस आकर कष्ट कैसे दे सकता है? पर मामा, मैंने खुद औरतों को खेलते देखा था, इस दौरान वे उछल उछल कर गिरती हैं, उन्हें बहुत चोटें भी आती हैं, कोई जानबूझकर अपने शरीर को क्यों कष्ट देगा? मैंने अपनी बात रखी तो मामा ने समझाया, बेटा जब मन का कष्ट बहुत बढ़ जाता है तो तन की कष्ट की तरफ ध्यान नहीं जाता। तू तो जानती ही है गांव में औरतों के जिम्मे कितना काम होता है, सुबह से रात तक खटती रहती है, कूटना पीसना, फटकना पछोड़ना, पकाना खाना, बर्तन भरिया, झाड़ू बहारों के साथ ही अचार, बड़ी पापड़ बनाना, गोबर पाथना, गाय भैंस की देखभाल, कितना गिनवाऊं। ऐसे में उनको अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता, बिल्कुल बंधुआ मजदूर होती है वे। ऐसे में सुबह शाम को बांसवाड़ी जाने के बहाने उन्हें थोड़ी देर के लिए आज़ादी मिलती है। मामा चुप हो गए तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या मामा? फिर यही कि उस समय उनकी दमित इच्छाएं कल्पनाएं खुली हवा में सांस लेती हैं, उनके काट दिए गए पंख उनके शरीर से आ लगते हैं, वे खुले आकाश में उड़ जाना चाहती हैं, पर अपने दमित जीवन की विवशता व बंधनों को सोचकर उदास हो जाती हैं। वे सोचती हैं आखिर क्यों वे अन्याय अत्याचार सहकर भी चुप रहने को विवश हैं। वे कब तक, कितना और क्यों सहें? अपनी वस्तु स्थिति का ज्ञान उनमें की भावना भर देता है। परिणाम ये होता है कि घर पहुंचते पहुंचते उन्हें चुड़ैल पकड़ चुकी होती है। फिर वे कभी हंसती हैं, कभी विलाप करती हैं और हाथ पैर सिर पटकती हैं। दरअसल वे अपने को मनुष्य समझे जाने के लिए चीत्कार करती हैं। घर में रहने पर वे परदानशील माँ बहन बेटी बहू होती हैं, किसी से अपनी व्यथा नहीं कह सकती तो चुड़ैल के बहाने ही अपनी भड़ास निकाल लेती हैं। तो मामा, इसका मतलब औरतों की अतृप्त इच्छाएं व दमित स्वतंत्रता ही चुड़ैल होती है, पर सोखा तो उन्हें बहुत मारता पीटता है। फिर उनके घर के मर्द मना क्यों नहीं करते? मैंने अपनी चिंता व्यक्त की तो मामा ने कहा, क्योंकि जिस तरह दमित गुलाम स्त्रियों की इजाद चुड़ैलें हैं, उसी प्रकार मर्दों की इजाद सोखा है। मर्द समाज जानता कि स्त्रियों पर सवार चुड़ैलें उनके घर की इज्जत का तमाशा बना सकती हैं, घर की भीतरी कालिक को सबके सामने उनके मुंह पर मल सकती है, आजाद हो सकती हैं। इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए सोखा की परिकल्पना की। इस तरह स्त्रियां डाल डाल थीं तो मर्द समाज पात पात निकला। महिला सोखा का निर्माण उसने इसलिए नहीं किया कि हो सकता है स्त्री होने के नाते उसे चुड़ैलों से बहनापा हो जाता, या फिर महिला चुड़ैलों की इतनी दुर्दशा न कर पाती जिससे हमेशा के लिए वे भाग जाएं और औरत फिर से मादा बन जाए। सोखा का इसलिए मर्द समाज बड़ा सम्मान करता था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। ट्रेन रुकी तो मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। गांव पहुंचकर देखा कि अब वह छोटे मोटे कस्बे में बदल चुका है। नदी सूख चुकी है, गढ़ियां पाट दी गई हैं, बहुत सारे खेतों में मकान बन गए हैं, बहुत सी दुकानें भी हो गई हैं। फास्ट फूड, कोका कोला, मोबाइल फोन की भी दुकानें हैं। अब सबके फास्ट फूड, कोका कोला, मोबाइल फोन की भी दुकानें हैं। अब सबके घरों में शौचालय है। कई स्कूल व इंटर कॉलेज भी खुल चुके हैं। गरीब बच्चे भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं व पटरी, स्केल व खड़िया के बदले कापी पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रगति अच्छी लगी। रात को माँ से बातचीत होने लगी तो पूछ बैठी, माँ क्या अब यहाँ किसी को चुड़ैल नहीं पकड़ती? माँ हंसी,
जब सोखा नहीं रहा तो चुड़ैलें कहाँ रहेंगी? सोखा कहाँ गया माँ? उद्धरण चिन्ह। उसने धंधा बदल लिया है, अब वो दारू बेचता है। दारू? पर दारू गांव में आई कहाँ से? सोखा ही लाया। शुरू में फुटबॉल जैसे खोल में मंगवाता था, फिर कनस्तरों में मंगवाने लगा। अब तो उसने कच्ची शराब की भट्टी उसी जगह खोल ली है जहां पहले बसवाड़ी थी, यानी जहां चुड़ैलें थी। हाँ, अब जहां सोखा वहां चुड़ैलें और जहां चुड़ैलें वहां सोखा। शाम को चलना दिखाऊंगी चुड़ैलों को। शाम को धुंधलके में मैंने शराब की वो भट्टी देखी जहां पर ढेर सारी बोतलें थी और बोतलों में बंद थी चुड़ैलें। कुछ चुड़ैलें पुलिस की वर्दी में सोखा से चावा मांग रही थी। जो लोग वहां बैठे थे उनके सामने बोतलों में बंद थी चुड़ैलें। जो बोतल खाली कर चुके थे उन पर चुड़ैलें सवार हो चुकी थीं। उनमें से कुछ घर पहुंचकर अपनी औरत बच्चों को पीट रहे थे, कुछ नालियों में तो कुछ इधर उधर पलटनी खा रहे थे। सोखा अपने सामने रखे टीवी में माइकल जैक्सन का नाच देख रहा था, जिस पर चुड़ैल सवार हो चुकी थी। बाप रे, इतनी चुड़ैलें, इतने रुपयों में! मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अच्छा हुआ माँ की चुड़ैलों ने औरतों को छोड़कर मर्दों को पकड़ लिया है।